की होगी, क्योंकि आज 31 तारीख है और अफगान संकट पर एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। अफगान के हालात पर पीएम मोदी ने हाई लेवल कमेटी बना दी है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, कमेटी में एनएसए विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। इस कमेटी को बनाया गया है क्योंकि अफगान के अंदर जो संकट है इस वक्त कई बड़े अधिकारी भी कमेटी में शामिल होंगे। और आज 31 तारीख है और भी आपको अपडेट दे देते हैं क्योंकि बड़ी जानकारी है, इसलिए आपको इस वक्त बता रहे हैं कि मोदी सरकार बेहद गंभीर है। अफगानिस्तान के हालात को लेकर दुनिया इस वक्त चिंता में है, लेकिन ये तस्वीरें हैं अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने की, क्योंकि आज 31 तारीख है। 31 तारीख की डेडलाइन तालिबान की तरफ से दी गई थी और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भी ये कहा गया था कि 31 तारीख को उनकी सेनाएं वापस आ जाएंगी और वैसा ही हुआ। और एक भी अमेरिकी सैनिक अब अफगानिस्तान के अंदर नहीं है और यही वजह रही जब तालिबान ने यह ऐलान किया, तालिबान के प्रवक्ता ने यह ऐलान किया कि आज अफगानिस्तान आजाद हो गया है। और ये आखिरी सैनिक देखिएगा अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका के आखिरी सैनिक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो प्लेन के अंदर जा रहा था और किस तरीके से जब काबुल एयरपोर्ट पर हम देखते थे कि अमेरिकी सैनिक होते थे। हालांकि अब वो आपको काबुल एयरपोर्ट पर नजर नहीं आएंगे और काबुल एयरपोर्ट पर अब पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो गया है, जहां पर अमेरिकी सैनिकों का कब्जा था। हालांकि अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका ने 31 तारीख की तारीख बताई, लेकिन एक दिन पहले ठीक यानी 30 अगस्त की देर रात्रि को यह तस्वीर हमारे सामने आई जब अमेरिकी सैनिक वापस चले गए हैं अमेरिका के अंदर और तालिबान इस वक्त काफी खुश है और तालिबान ने जश्न भी बनाया है और कई फायरिंग की खबरें भी सामने आई हैं जब हवा में फायरिंग कर कर खुशी का इजहार किया गया है। वो आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर बात हम करते हैं अफगानिस्तान का तो अफगानिस्तान का भविष्य कैसा होगा, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि ये आखिरी सैनिक की तस्वीर है अमेरिका की जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि 20 साल तक वो अमेरिका जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर था और ये बता रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना उसके पास है और सबसे बड़ी ताकत उसके पास है, लेकिन आज हमने वो तस्वीर देखी जब एक आखिरी सैनिक भी वहां से चला गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ जब अमेरिका ने तालिबान को सत्ता ही सौंप डाली? देखिए हर्ष जी, बड़ा अजीब सा लगता है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान गया था 2001 में, तो बेसिकली तालिबान के अगेंस्ट गया था कि तालिबान को वो खत्म कर देगा जी। और आज जब 20 साल बाद वापस वो जा रहा है तो वो तालिबान को ही सत्ता हैंडओवर करके जा रहा है। तो उसने 20 साल में क्या अचीव किया, शायद ये अमेरिका को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये नहीं, जो तालिबान 2001 में था और जो आज जिसको हैंडओवर करके वो जा रहा है, इसको और वो मजबूत करके एक तरह से गया है। देखिए पहले जो अफगानिस्तान के हालात हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, वहां बहुत बुरी तरह से मतलब मारकाट भी हुई, अत्याचार हुए औरतों को, ये सब हो रहा था जबकि अमेरिका वहां पे मौजूद था। जाते जाते अमेरिका ने क्या किया है, जो वेपनरी अपनी है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, लोड कैरियर व्हीकल्स हो, 42,000 व्हीकल्स हो सकते, मतलब जो मशीन गन है 64,000 मशीन गन छोड़ के गए हैं। और मतलब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है बहुत ही सोफिस्टिकेट फाइटर माना जाता है, वो 33 छोड़ के चले गए। मी 17 जो अच्छे देशों के पास आज नहीं है, वो 634 छोड़ के चले गए। तो ये क्या किया, एक तरह से उन्होंने तालिबान को एयर विंग प्रोवाइड कर दी है। ये कह दे अभी मतलब बहुत ताजुब होता है ये नेशनल लेवल पे कैसे किया, जबकि बहुत छोटी सी जो प्लाटून होती है लड़ाई के मैदान में अगर वो भी अपनी जगह छोड़ना पड़ता है तो वो जो भी इक्विपमेंट जो साथ नहीं ले जा पाती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि दुश्मन उसका इस्तेमाल ना कर सके। और यहाँ पे उन्होंने सब कुछ उसके हाथ में, इंक्लूडिंग अपना सिग्नल इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, ये सारे तालिबान के हाथ लग गए हैं। तो जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो रखी होगी वो भी तालिबान के हाथ में है। बिल्कुल, ये कह देना कि हमने उसको डिसेबल कर दिया है, ये शायद मतलब गले के नीचे नहीं उतरता है, क्योंकि आपने डिसेबल किया कल भाई वहां पे पायलट जितने टेक्नीशियन अफगानिस्तान के तो भी तो थे, उन्होंने ठीक है भाग गए, कल वो सारे उसी में शामिल होंगे।
और चाइना है, पाकिस्तान उनके पीछे है जी। तो अब मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है, कितना पावरफुल देश हो करके जिस तरह अफगानिस्तान से गया है, वापस जाते जाते जो शर्मनाक विदाई हुई है, इतनी शायद किसी भी सुपर पावर के लिए तो उचित नहीं थी ये। ठीक है, लेकिन जितेंद्र साहब इस बात को भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से हथियार अभी तालिबान के हाथ लग गए हैं, लेकिन अब क्या हमें तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्योंकि सबसे पहली तस्वीर तो यही आएगी कि कुछ ही दिनों के बाद तालिबान के अंदर सरकार बन जाएगी, लेकिन जब हम मान्यता देने की बात करते हैं तो अभी भी सोच विचार कर रहे हैं लोग और वेट एंड वॉच की स्थिति में है इस वक्त दुनिया के तमाम देश। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हर घर घूम रहे हैं। घर का मतलब ये कि हर देश के अंदर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि तालिबान को मान्यता दीजिए। क्या जो तमाम बड़े देश हैं इस बारे में सोचेंगे कि हाँ, तालिबान को मान्यता देनी चाहिए? क्योंकि कुछ देश तो कह रहे हैं, लेकिन बाकी देशों को पता है कि भविष्य आखिर क्या रहने वाला है दुनिया का अगर आतंक को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए हर्ष जी, पाकिस्तान और चाइना शुरू से तालिबान के साथ खड़ा है। चाइना का भी स्टेटमेंट आया है कि देखिए, हमको सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को तालिबान के साथ खड़े होना चाहिए, इसको सही मार्गदर्शन देना चाहिए। पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर हम उसको मान्यता नहीं देते, नहीं खड़े होते हैं, तो 9/11 की तरह दोबारा अटैक हो जाएंगे जैसे WTC पे हुए हैं। तो ये आप थ्रेट दिखा रहे हैं कम्युनिटी। और दूसरा, जो इनका दोहा में एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्लियर कहा गया था कि तालिबान अफगानिस्तान में, जबकि तालिबान कहता भी रहता है कि वो अपने इस धरती पे किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को शरण नहीं देगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं चाहे वो अल-बदर हो, चाहे ISIS हो, सारे जितने इन जैसे कि जितने हैं सभी के तो नेता वहां पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान में। तो कैसे कह दें कि वो अपने आप को इनसे डीलिंग कर लेंगे जी। TTP हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब कि तो इसलिए हर देश इस समय वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है कि जो तालिबान ने कहा था कि वो एक डेमोक्रेसी लेके आएगा, लोगों के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, लेकिन ग्राउंड पे तो उसका उल्टा हो रहा है। जैसे तालिबान 1 था वही तालिबान 2 चल रहा है, सरिया के सारे देश को चलाना चाहेगा। तो बाकी देश देखिए कैसे रिकॉग्नाइज कर देंगे, कैसे उसको सपोर्ट करेंगे जी। और जो अब खतरा है हर्ष जी, ये खतरा केवल अफगानिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि जो एक मनोबल बढ़ा है, एक टेररिस्ट, देखिए तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानना पड़ेगा, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह मनोबल बढ़ा है कि उसने सुपर पावर को अफगानिस्तान से भगा दिया। देखिए स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को अमेरिका से आजाद करा लिया है। तो जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों का मनोबल बढ़ेगा और एक तरह से तालिबान जो है सब्सिक्वेंटली आगे चल के इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को सरगना बन के उभरने की कोशिश करेगा। तो ये सभी के लिए खतरा होगा। तो ऐसे में इनको रिकॉग्नाइज कर देना, इस टाइम देना, मान्यता देना, मुझे नहीं लगता कि बाकी देश इस टाइम देंगे इसको। ठीक है, अब बात करते हैं चीन की, क्योंकि चीन का अभी आप जिक्र कर रहे थे। उइगर मुस्लिम का अगर जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, मुसलमानों के नाम पर किस तरीके से आतंकवादी संगठन एक हुए हैं, जो हमने देखा भी है खासकर तालिबान के अंदर। अब उइगर मुसलमानों पर हम देख रहे हैं कि चीन की तरफ से कितना अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन जब उइगर मुसलमानों को लेकर दावा तालिबान कर चुका है तो क्या वो दावा हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में टूटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि किसी से छिपा नहीं है कि उइगर मुसलमान को लेकर चीन क्या कुछ करता है, लेकिन क्या तालिबान उसको लेकर भी अपना वादा आगे आने वाले समय में तोड़ सकता है? हाँ जी, देखिए तालिबान किसी भी वादे पे कायम नहीं रहा है। जब से देखा जाए, चाहे आप दोहा एग्रीमेंट ही लिए, उसी में किसी भी उसने एग्रीमेंट को नहीं माना है। इस समय उसको चाइना की जरूरत है, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है, इसलिए वो चाइना जो भी शर्तें रख रहा है वो मान रहा है। लेकिन एक तरफ से तालिबान अपने आप को कट्टर मुस्लिम सरगना कहता है कि मैं इस्लाम के साथ खड़ा हूं और शरिया के साथ खड़ा हूं। तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि वो उग्र मुस्लिम के साथ नहीं खड़ा होगा और उनको उसी इश्यू को टेकअप नहीं करेगा? क्योंकि जिस तरह से उग्र मुस्लिमों के साथ चाइना के अंदर जातियां हुई, मतलब जातियां के उनके तरह एक प्रताड़ना दी गई है, उनको मतलब एक्सप्लॉइट किया गया है, उनको अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने की भी आजादी नहीं है। तो ऐसे में कैसे तालिबान उनके अगेंस्ट खड़ा हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान अभी वो इसलिए कर रहा है कि उसको अब रसिया और चाइना दोनों की जरूरत है, क्योंकि दोनों के पास वीटो पावर है। रसिया ने सीधा मना कर दिया कि वो अफगानिस्तान को अपने वहां कोई शरण नहीं देगा, वो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस,
लेकिन चाइना खुल करके इनके सपोर्ट में आ चुका है तालिबान के अंदर जी। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे चल के, क्योंकि चाइना की एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना उसने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर किया हुआ है पीओके के अंदर, बलूचिस्तान, उसकी सेफ्टी भी इसी के ऊपर है कि जब तक तालिबान चाइना के साथ ठीक है रिलेशन, वो उसका सिक्योर है। जिस दिन तालिबान की नजर तिरछी हुई, वो उसका सिक्योर नहीं रह जाएगा, क्योंकि टीटीपी का रोल भी आएगा। तारिक तालिबान पाकिस्तान वो इसके अगेंस्ट है वहां पे, देखिए। तो ऐसा नहीं कि वो तालिबान टीटीपी को छोड़ देगा, क्योंकि टीटीपी तालिबान के साथ लड़ाई लड़ रहा था अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने वाली होंगी आगे चलकर। कर्नल साहब, लेकिन कश्मीर इशू पर अब आते हैं, क्योंकि कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो उसको लेकर पाकिस्तान में जो खाए तो वह मची रहती है, वो हम अक्सर देखते हैं। लेकिन अब कश्मीर को लेकर खासकर पाकिस्तान खुश नजर आ रहा है। आपने तो जिक्र भी किया एनएसए की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। जो पाकिस्तान के एनएसए थे वो तो कह रहे थे जी 9/11 का हमला दोबारा हो सकता है अगर आपने तालिबान को मान्यता नहीं दी। तो तालिबान को लेकर इतनी तमाम बातें कह देना, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है कि जो हम कहेंगे वो तालिबान करेगा, या तालिबान पाकिस्तान को ही धोखा देने का काम करेगा। क्योंकि बॉर्डर एरिया से तो हम तस्वीर देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान से, कि झड़पों की तस्वीर भी सामने आ रही है। तो क्या परिस्थितियां दिन पर दिन बदलती नजर आएंगी आगे आने वाले समय में? देखिए, आज की डेट में हर्जी, जो तालिबान है पाकिस्तान की मजबूरी है। अब पाकिस्तान अपने आप को तालिबान से डाइवर्स नहीं कर सकता है, उसको उसके साथ अब उसको गुड ह्यूमर में रखेगा ही रखे, क्योंकि अभी पाकिस्तान को एक उम्मीद है कि IS के तालिबान के ऊपर दबाव बनाएगा। ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान ही कर रहा है। तालिबान पाकिस्तान का कितना मानेगा, कितना, कि तालिबान कह चुका पहले भी कि देखिए आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कोई मुझे डिक्टेट नहीं करेगा। लेकिन साथ में एक चीज हो रहा है, अलकायदा के रिलेशन तालिबान के साथ बहुत अच्छे हैं। अलकायदा ऑलरेडी तालिबान से बातचीत कश्मीर को लेकर कर चुका है, और ये बीच में स्टेटमेंट भी आए थे जब उसने कहा था कि तालिबान ने कहा था मैं अलकायदा या मतलब कश्मीर इशू के साथ खड़ा हूं। तो ये आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। ये बात सच है कि कश्मीर के अंदर तालिबान इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। तभी मैंने कहा था जो वेपन सिस्टम अमेरिका छोड़ के आया है, ये एक तरह से केवल अफगानिस्तान के लिए, नेबरिंग कंट्री के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन जैसे कि आपने बताया है कि ऑलरेडी अपने देश के अंदर पीएम ने एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। वो हाई लेवल कमेटी केवल इसी चीज को नहीं एड्रेस कर रही कि वहां के अफगानिस्तान के ऊपर कड़ी नजर रखेंगे, और साथ में वो अपने इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखेंगे। तो इस चीज को यस, ये खतरा है, मैं इस चीज को नहीं कहता हूं, लेकिन इस खतरे को भारत सक्षम है टैकल करने के लिए, ये मैं कह देना चाहता हूं। लेकिन कर्नल साहब, क्या ये खतरा हम पहले ही भाग चुके थे? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तो हम समय समय पर सुन ही रहे थे, और पिछले दिनों उनका बयान भी आया कल ही, हालांकि वो कह रहे हैं कि अब जो स्वदेशी हथियार होंगे वो खरीदे जाएंगे और उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। और वाकई भारत तो सक्षम है, अगर आतंक है तो उसी की जमीन पर जाकर खत्म करने में पूरी तरीके से सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम स्वदेशी हथियारों का जिक्र करते हैं तो क्या वाकई हमें इन चीजों को पहले ही अपना लेना चाहिए था? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिया है वो वाकई बेहद अच्छा है, जो थोड़ी देर से ही सही लेकिन दिया गया, कि हम किस तरीके से अपने देश के अंदर ही हथियारों को बना सके। क्योंकि दूसरे देशों पर हम निर्भर रहते हैं, और कोई भी दो देशों में लड़ाई होती है तो तीसरा अक्सर फायदा उठाने की कोशिश करता ही है, जो परिस्थितियां इतिहासों को हम पढ़ते हैं और आप लोगों से सुनते हैं खासकर। देखिए हर्ष जी, भारत को पहले से इस चीज का अंदाजा था। जिस समय दोहा में एग्रीमेंट यूएसए का हुआ था, उसी समय भारत ये भाग गया था कि जब अमेरिका ने दोहा एग्रीमेंट के अंदर अफगानिस्तान को बाहर रखा था, जो मेन स्टेक होल्डर था, तभी भारत समझ गया था कि कुछ ना कुछ अनफोल्ड होने वाला है, जो कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी के हित में नहीं होगा। और यही कारण था कि तभी से इनकी तैयारी उस तरफ चलनी शुरू। जो आपने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए, देखिए आत्मनिर्भर भारत होने में हर कोई मैन्युफैक्चरिंग के थोड़ा टाइम लगता है, और जिस तेजी से काम चलाया गया भारत के अंदर, काफी ज्यादा जो वेपन सिस्टम जिनके लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, वो अब अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए हैं। और जो भी आज भी वेपन सिस्टम लिया जा रहा है किसी भी देश से, वो टेक्नोलॉजी के साथ इस कंडीशन पे लिया जा रहा है, इस एग्रीमेंट पे लिया जा रहा है, सब्सिक्वेंट इसका डेवलपमेंट भारत में किया जाएगा और उसकी टेक्नोलॉजी भी उनको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। क्योंकि पैसा नहीं होता था, वो टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करते थे, तो हम टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। तो ये तो चाहिए कि आज की टाइम पे हम लोग सक्षम हैं
ऐसी ताकतों के साथ सामना करने के लिए। इसको ले चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन यस, हमें सावधान रहना है। और सावधान सबसे बड़ी बात एक चीज में हर चीज यहाँ पे और जी जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं उनके सपोर्ट में, उनके ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। कर्नल साहब, एक बात और समझना चाहूंगा, क्योंकि जब हम अफगानिस्तान के संसाधनों का जिक्र करते हैं, इस वक्त तमाम बड़े देशों की नजर अफगानिस्तान के संसाधनों पर है। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि हाँ, पहले किस तरीके से अफीम का व्यापार होता था, अफीम की उगाही होती थी, लेकिन अब जब शरिया कानून हम देखेंगे खासकर अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पर अफीम को लेकर ये बातें कही जा रही है, शराब को लेकर ये बातें कही जा रही है कि कोई उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या वाकई जो तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जरूरत तो उसे दूसरे देशों पर भी होगी और वाकई है, और इसलिए ये बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन जो तालिबान करना चाह रहा है कि दूसरे देशों से हम संबंध बना के रखेंगे, लेकिन अब वो स्थिति देखने को भी नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां तो ऐलान कर दिया गया है कि हिंदू अगर कोई होगा तो पीला कपड़ा पहनेगा, घर के बाहर आप एक बोर्ड लगाइए जो पीले कलर का होगा। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो आप स्थितियों को बेहतर ही नहीं करना चाहते हैं। कितना इंपैक्ट पड़ेगा खासकर तालिबान को? देखिए हर्ष जी, जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन बोलते हैं और जो तालिबान की लीडरशिप ग्राउंड पे कर रही, दोनों अलग अलग हैं। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जरूर कहते हैं कि हम सारे अधिकार देंगे, महिलाओं को भी अधिकार देंगे, सभी को अधिकार देंगे। ऐसा ग्राउंड पे हो नहीं रहा है। तालिबान को चेंज रूप नहीं होगा कि तालिबान अपने आप को भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा इस्लामिक स्टेट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जो आपने ड्रग की बात कही है, ये ठीक है, मुस्लिम शरिया के अंदर इसको इस्तेमाल करने की मनाही है, लेकिन जो ड्रग है, ड्रग टूरिज्म कह लीजिए, चाहे ड्रग की जो आमदनी है, तालिबान की मेन सोर्स ऑफ इनकम है आज की डेट में, वो उसको कभी खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज की डेट में उसको भी पैसे की जरूरत होगी, जो कि आज अभी उसको सपोर्ट, इकोनॉमिकल सपोर्ट बाकी कंट्रीज से नहीं मिलेगा। चाइना, पाकिस्तान को आप छोड़ दिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपने बैंकरप्ट कंपनी है। चाइना कहां तक, चाइना और टर्की 2-3 हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए ये भी एक दूसरा खतरा उभर करके आएगा ड्रग टेररिज्म का। ड्रग टेररिज्म जो है, जो आम टेररिज्म से भी खतरनाक होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये ड्रग टेररिज्म से की जो इनकम होती है, इसी का इस्तेमाल मिलिटेंसी के अंदर होती, टेररिज्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ड्रग टेररिज्म के अंदर आप कई जो वो जनरेशन बर्बाद हो जाती हैं। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि देखिए, ड्रग टेररिज्म भी बढ़ेगा, इसके अंदर कम होने की कोई उम्मीद नहीं है आगे चलकर। लेकिन अब एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हाँ, आसपास छोटे छोटे देश भी है जो हम चर्चा भी करते आए हैं, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, वो इस वक्त काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान तो कह रहा है कि बहुत अच्छी बात है, तालिबान सरकार बनाएगा और कहीं ना कहीं इससे फायदा भी होगा। लेकिन वो छोटे छोटे देश घबराए हुए, डरे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री साहब वहां पर भी गए हैं और बोल के आए हैं कि आप मान्यता दीजिए, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मुंह पर ही तजाकिस्तान ने कह दिया कि हम मान्यता नहीं देंगे। कितना प्रभाव आप देखते हैं खासकर अफगानिस्तान की सीमाओं से लगे हुए इन छोटे छोटे देशों पर? देखिए, इसका असर उनके ऊपर भी पड़ेगा हर चीज। लेकिन अगर आप देखेंगे कि रशिया ने बहुत क्लियर कह दिया था कि हम अफगानिस्तान के किसी भी शरणार्थी को नहीं लेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि शरणार्थी के रूप में मिलिटेंट या टेररिस्ट हमारे देश के अंदर घुसे। और सेंट्रल एशिया रीजन जो कहते हैं, क्योंकि पहले ये क्या था, पहले ये रशिया का ही पार्ट था, तो रशिया आज भी वहां पे अपना इंटरेस्ट देखता है और वो उसको नहीं होने देगा। और यही रीजन है, आपने देखा होगा कि पुतिन के बयान के बाद ही ये स्टेटमेंट आए थे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान का, कि हम इनको मान्यता अभी नहीं देंगे। ये सच्चाई है कि इन देशों के लिए भी खतरा है, और खतरा ये पाकिस्तान के लिए भी है। देखिए हजी, अभी पाकिस्तान की मजबूरी हो चुकी है, उसको तालिबान के साथ चलना है। उसको अभी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एज इट इज पाकिस्तान बर्बाद हो चुका था, और तालिबान के साथ रह के उसको कोई फायदा होगा लॉन्ग रन में, मुझे नहीं लगता। यस, कश्मीर इशू को लेकर के वो सेंटिमेंट्स को जरूर उजागर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आज की डेट में जो पाकिस्तान की जनता है, अगर आप देखेंगे, उनके लिए कश्मीर कोई इशू नहीं बचा है। अब वो लोग भी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। पहले जरूर था, ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेकिन अब आपको अच्छी तरह पता होगा, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं कि वहां की जो पब्लिक है, उनके लिए कश्मीर कोई इशू नहीं बचा है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, 5 के पंच में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बताने के लिए कि क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है। उम्मीद है